नमस्कार, मैं हूं नगमा सहर। साल 2020 जैसे अपने साथ कई संकट लेकर आया है। देश एक तरफ कोरोना वायरस के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत के कई राज्यों में आसमान से एक दूसरा संकट टिड्डी दलों की शक्ल में छाया हुआ है। खास बात यह है कि ये दोनों ही संकट भारत के बाहर से आए हैं। कोरोना पर लगातार बात हो ही रही है। आज हम टिड्डी दलों के हमले यानी कि लोकस्ट अटैक पर बात करेंगे। हम आपको देश के कुछ राज्यों के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें टिड्डी दलों के हमले की भयावहता झलक रही है। आसमान में जैसे काले बादलों की तरह लाखों करोड़ों टिड्डियों के कई दल एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम रहे हैं और वहां की फसलों को चट कर रहे हैं। ये टिड्डी दल खेतों, पेड़ों या किसी भी हरी भरी जगह बैठ जाते हैं और देखते ही देखते वहां की वनस्पति चट कर जाते हैं। फसलों के लिए तो ये बहुत बड़ा संकट साबित होते हैं। इस बार टिड्डी दलों का जो हमला हुआ है वो बीते 27 साल में सबसे घातक है। ये टिड्डी दल अलग अलग लहरों की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस वक्त सक्रिय हैं और जल्द ही इनके और भी राज्यों में पहुंचने की आशंका है। भारत में सबसे पहले राजस्थान टिड्डी दलों के हमले का शिकार बना। राजस्थान के जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और जोधपुर जिलों में फसलों को चट करने के बाद रविवार, सोमवार को जयपुर में टिड्डी दल दिखाई दिया, जहां से ये दौसा की तरफ आगे बढ़ा। शुरुआती आंकलनों के मुताबिक टिड्डी दलों के हमले में अब तक सैकड़ों करोड़ की फसल का नुकसान हो चुका है और इसके सही आंकलन का काम अभी जारी है। राजस्थान के बाद टिड्डी दल मध्य प्रदेश पहुंचा। मालवा निमाड़ होते हुए सीहोर के गांव में पहुंचा। किसानों को यहां अब अपनी मूंग की फसल की चिंता सता रही है। मध्य प्रदेश में करीब 8,000 करोड़ रुपए की मूंग की फसल खड़ी है और इससे टिड्डी दल से भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके बाद कपास और मिर्च की फसल को भी ये चट कर सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वो अपने स्तर पर समूह बनाकर खेतों की टिड्डी दलों से निगरानी करें। शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच ये टिड्डी दल कहीं भी बैठ सकता है, इसलिए उसे तेज आवाज जैसे थालियां, टिन के डब्बे बजाकर, ढोल बजाकर या पटाखे फोड़कर आगे की तरफ उड़ा दिया जाए। अब टिड्डी दलों ने गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ का भी रुख किया है, जिसे देखते ही देखते वहां की सरकारें अब सतर्क हो गई हैं। बीते 6 महीने में दूसरी बार टिड्डी दलों का यह हमला हुआ है। पिछले साल ही दिसंबर में गुजरात के कई इलाकों को टिड्डी दलों ने अपना शिकार बनाया था। अनुमान है कि तब 25,000 हेक्टेयर इलाके में इन्होंने फसलें चट कर दी थी। जनवरी के अंत में हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने पंजाब से ये रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें टिड्डियों के हमले से अपनी फसलों को बचाने की कोशिश करते किसान दिखाए गए थे। तब ये टिड्डी दल पाकिस्तान के रास्ते भारत में गुजरात से घुसे और फिर राजस्थान के अनूपगढ़ और श्री गंगानगर से होते हुए पंजाब पहुंचे थे और वहां से भटिंडा, मनसा और मुक्तसर पहुंचे। इन टिड्डी दलों ने सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। तब पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस मामले को प्रधानमंत्री मोदी के आगे भी उठाया था, लेकिन तब ये इतना बड़ा संकट नहीं था जितना कि अब हो गया है। और अब आपको नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि ये टिड्डी दल कहां से भारत पहुंचे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चरल एसोसिएशन FAO के मुताबिक बसंत के महीने में ये टिड्डी दल बड़े पैमाने पर पूर्वी अफ्रीका के देशों जैसे सोमालिया, इथियोपिया और केनिया के कई इलाकों में पनप रहे थे और अब भी पनप रहे हैं। इन इलाकों के लिए तो ये खाद्य सुरक्षा को गंभीर खतरा बन चुके हैं और कई देशों में इनकी वजह से इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। यहाँ ब्रीडिंग के बाद ये अपने गर्मियों के ब्रीडिंग एरिया की ओर 2 तरफ बढ़े। एक सूडान, चाड और नाइजर होते हुए पश्चिम अफ्रीका में आगे बढ़े और दूसरा अरब देश जैसे और ओमान, सऊदी अरब, यमन ये होते हुए पश्चिमोत्तर एशिया में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर भारत की ओर। बीच में कई जगह आबो हवा इनकी ब्रीडिंग के लिए काफ़ी माकूल बनी हुई है, सही बनी हुई है। इन इलाकों में ये लाखों एकड़ में फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए अब भारत पहुंचे हैं।
अभी तक मोटे तौर पर भारत में ये टिड्डी दल इस रूट से आगे बढ़ा है। ये पाकिस्तान से भारत में राजस्थान के बाड़मेर पहुंचा, वहां से जोधपुर और अजमेर, फिर मध्य प्रदेश में उज्जैन, सीहोर, मंदसौर और फिर वापस राजस्थान के जयपुर। यहां से झांसी के रास्ते उत्तर प्रदेश में घुसा। जानकारों के मुताबिक आमतौर पर यह टिड्डी दल या डेजर्ट लोकस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया के अर्ध शुष्क और शुष्क रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां सालाना 200 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। ये इलाका करीब 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा है और इसके तहत 30 देश आते हैं। लेकिन जब आबोहवा टिड्डी दलों के अनुकूल हो जाती है तो ये करीब इससे 2 गुने यानी 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर इलाकों में 60 देशों तक फैल सकती हैं। ये पूरी धरती के भू क्षेत्रफल का करीब 20% है। टिड्डी दलों का ये खतरा इतना बड़ा है कि फसलों को नुकसान पहुंचाकर ये दुनिया की 10% आबादी के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। कई जानकार ये बता रहे हैं कि पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में बीते मौसम में काफी बारिश हुई, जिससे उनके ब्रीडिंग के लिए माहौल बहुत माकूल बन गया। आमतौर पर ये टिड्डी दल 16 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं और एक दिन में 5 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। हवा में ये काफी देर तक रह सकते हैं। उदाहरण के लिए लाल सागर के ऊपर ये लगातार 300 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। एक वयस्क टिड्डा आमतौर पर रात को उड़ता है, लेकिन जब ये झुंड की शक्ल में होते हैं तो ये दिन में भी तूफान की तरह उड़ते दिखाई देते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक वयस्क टिड्डा एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा लेता है और 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 4 करोड़ टिड्डे हो सकते हैं, जो कि एक दिन में उतना खाना खा सकते हैं जितना कि 35,000 लोग एक दिन में खा सकते हैं। इसका एक और भयावह अनुमान है। इस तरह समझिए कि पेरिस के आकार, फ्रांस की राजधानी पेरिस के आकार का टिड्डों का एक दल एक दिन में उतना खाना खा सकता है जितना फ्रांस की आधी जनता एक दिन में खा सकती है। न्यूयॉर्क के आकार का टिड्डी दल एक दिन में इतना खाना खा सकता है जितना न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया की जनता कुल मिलाकर एक दिन में खा सकती है। ये अनुमान हमें बता रहे हैं कि टिड्डी दलों का ये आतंक कितना बड़ा है। तो अब बात करेंगे कि टिड्डी दलों का ये हमला हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और हमारे साथ इसके लिए मौजूद हैं 2 खास मेहमान, कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा और एंटोमोलॉजिस्ट यानी कि कीट विशेषज्ञ SN सुशील। तो सबसे पहले मैं SN सुशील साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि ये जो टिड्डी दल या जो लोकस्ट अटैक है, इसका रास्ता क्या है, ये सब हमने जाना। ये प्रॉब्लम अभी शुरुआत है, ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है ऐसा कहा जा रहा है, और क्योंकि ये कितनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, कहा जाता है कि जून में ये और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसबाउंड्री इंटरनेशनल पेस्ट है, इंसेक्ट पेस्ट है, और जो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। अगर इसको अनुकूल वातावरण मिल जाए, स्पेशली इसकी जो ब्रीडिंग है वो जहाँ पर मॉइस्चर थोड़ा होना चाहिए और सैंडी सॉइल है, वहाँ पर ये ब्रीडिंग करते हैं। जैसा आपने अभी कहा कि जो अभी पिछला जो स्प्रिंग सीजन अभी बीता है, उसमें अच्छी बारिश होने की वजह से ये जो हमारा ईरान पाकिस्तान का एरिया है या ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में अच्छी बारिश हुई, जिसकी वजह से इनकी ब्रीडिंग बहुत तेज़ी से हुई। और एक सामान्यतः ये एक फीमेल, कम से कम ये जो स्पीशीज है सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया जो इस समय आ रही है, डेजर्ट लोकस्ट भी इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं, एक फीमेल लगभग 150 से 200 तक एग्स देगी और इससे 18 to 20 टाइम्स ये मल्टीप्लाई कर सकता है आसानी से। और जैसा आपने कहा अभी कि अगर इसको अनुकूल वातावरण मिलता है, मौसम मिलता है, जैसा कि अभी पिछले दिनों हुआ, तो इनकी संख्या बढ़ती है। तो शुरुआत अगर ये कम संख्या में होते हैं 1 स्क्वायर मीटर एरिया में, अगर 150 से ज़्यादा अगर इनकी पॉपुलेशन हो जाती है तो ये स्वार्म में कन्वर्ट होती है। इनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं इनके शरीर में, जिसकी वजह से कन्वर्ट होते हैं। और इनके जो स्वार्म बनते हैं वो बेसिकली इमेच्योर स्टेजेस होते हैं, पिंक कलर के इमेच्योर एडल्ट्स होते हैं।
जो अभी हम लोग देख रहे हैं मोस्टली वो पिंक कलर के एडल्ट्स दिख रहे हैं, जो हमारे यहाँ जो हमारे बाउंड्री में हमारे जो इंडियन टेरिटोरी में हम लोग अपने एरिया में देख रहे हैं, जो इन क्षेत्रों में, तो ये सभी इमेच्योर स्टेजेस। अब कुछ दिनों के बाद 10-15 दिनों के बाद इनका कलर ब्राउनिश कलर का हो जाएगा और बाद में ये मेच्योर हो येलो कलर के बनेंगे, जो कि प्रॉपर सेक्सुअली मेच्योर एडल्ट्स हो जाएंगे और ये उस टाइम में इनको ब्रीडिंग की जरूरत होती है। अब अगर ये गर्मी का जब समय आएगा, ये जी बारिश अगर अच्छी होती है डॉक्टर डॉक्टर तो सुशील, इनकी आपकी आवाज़ इस वक्त थोड़ी गड़बड़ हो रही है। दोबारा आपके पास आऊंगी मैं। आप बता रहे हैं कि ये रंग भी बदलते हैं, गुलाबी रंग के मैच्योर हैं ये अभी, फिर उसके बाद जब ये वयस्क हो जाते हैं तो इनका रंग बदलता है, जो स्वॉर्म्स में आ जाते हैं ये, तो वो स्वॉर्म कितना बड़ा होता है मैं ये भी जानना चाहूँगी। पर इसके पहले मैं देवेंद्र शर्मा जी आपसे जानना चाहती हूँ कि ये खतरा कहीं भी हरियाली होती है उस पर ये हमला करते हैं। इस समय भारत में जो दल टिड्डी दल जो चल रहा है वो एक रूट ले रहा है, पर दूसरी तरफ से भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्वार्म होगा, तो कई इलाकों में इसका नुकसान है। कितना बड़ा ये खतरा आप देखते हैं कृषि पर? नगमा जी, वैसे आपने शुरुआत में जो अपने विस्तार से जो डिटेल सारी इंफॉर्मेशन दी है, मुझे लगता है कि वो देश को समझ आ जाना चाहिए कि कितना इसका भयानक खतरा इसका हो सकता है टिड्डी दल का। और जैसा कि आपने कहा कि जब अब जिस तरीके से ये स्प्रेड कर रहा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के इवन विदर्भा रीजन में वो पहुंच चुका है और पंजाब हरियाणा में भी उसका वो है इंडिकेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। हालांकि वार्निंग जो है यूनाइटेड नेशंस का जो एफएओ है, वो एफएओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी दिनों से हमें दे रहा था, लेकिन शायद किसी को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना व्यापक स्तर पर यह फैल जाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के स्वार्म जो है वो तकरीबन उसमें 4 करोड़ से 8 करोड़ इंसेक्ट हो सकते हैं। तो उससे पता चलता है कि जब वो स्वार्म चल रहा होता है या अपनी फ्लाइट पे होता है तो बल्कि जहां से भी जाता है वहां पर अंधेरा हो जाता है, इतना डेंस उसका जो इंसेक्ट पॉपुलेशन अंदर होती है। जी तो कहने का मतलब बिल्कुल ठीक है कि भी उसका जहां भी वो अगर जिस एरिया से गुजरता है उसको चट कर देता है। और मेरा तो ये मानना है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस लॉकडाउन से किसान गुजर रहे हैं अभी हमारे देश में, और इतना ऑलरेडी वो सफर कर चुके हैं, जैसा कि हम जानते हैं पेरिशेबल क्रॉप्स में और इन सब में नुकसान हुआ है, और अब उनको एक दूसरा डबल वैमी जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसका भी एक सहना पड़ेगा साथ में लोकस्ट का। तो लॉकडाउन और लोकस्ट दोनों एक डेडली कॉम्बिनेशन है और हमें इसमें समझना है कि किसानों को कितना इसका खतरा है, कितना इनको नुकसान होगा। जैसा आप बता रहे हैं, लॉकडाउन और लोकस्ट एक तरह से दोहरा हमला है। अभी पहले ही कृषि क्षेत्र बहुत ज्यादा मुश्किलों से जूझ रहा था, अब ये हमला टिड्डी दलों का हुआ है। हम जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कई महाराष्ट्र के पूर्वी महाराष्ट्र, इन इलाकों में, विदर्भ में, इन सब जगहों पर इसका पिछले कुछ दिनों में हमला हुआ है। पहले भी हुआ था ये कुछ महीनों पहले भी, पर तब इतना बड़ा खतरा नहीं था। पंजाब की बात हमने की। अभी कौन सी फसलें हैं देवेंद्र शर्मा जी जिस पर नुकसान होगा बहुत बुरी तरह से इस हमले का? एक तो वी आर वेरी लकी कि भी जो रबी का हार्वेस्ट है वो पूरा हो चुका है, और उसका जो खतरा था वो तो बहुत ही ज्यादा होता अगर इस समय पे फसलें खड़ी होती। अब जो समय है उसमें देखिए कॉटन की सोइंग हो चुकी है, अभी धान की सोइंग होनी है, अभी खेत काफी हद तक खाली भी पड़े हैं, सब्जियां और ये सब तो लगा होता है, वो तो खैर वो चट करेंगे ही। कहने का वो है मतलब कि अभी हम थोड़ा सा अभी बचाव के सिचुएशन में इसलिए है क्योंकि फसलें अभी सोइंग हो रही है और रबी की हार्वेस्ट हो चुका है। लेकिन ये ना भूलें, जैसा कि आपने पहले कहा था कि ये जून जुलाई में अगर ये अटैक बढ़ता है, कंट्रोल में नहीं आता है हमारे, तब आप देखिए कि क्या कितना बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अभी जो कॉटन की फसल भी है वो अभी निकल रही है, और उसको थोड़ा सा भी अगर उस स्टेज पर ये अटैक उसको इफेक्ट करता है तो कॉटन तो गया, और इस तरीके से और भी फसलें हैं जिनको नुकसान होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा समय और दीजिए, अगर ये वाकई ही जून और जुलाई में चला गया तो मुझे लगता है कि देश को बहुत ही बड़ा सेटबैक मिलेगा सिक्योरिटी में और एग्रीकल्चर। इस पर निर्भर करेगा कि हम इसको कितना रोक पा रहे हैं और इसको रोक पाने की क्या इसके उपाय हैं। डॉक्टर सुशील, एक तो ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे, लेकिन उसके पहले जो आप बात पूरी कर रहे थे कि जो स्वॉर्म्स बन जाती हैं वो कितनी बड़ी होती हैं, क्योंकि कोई एक फिक्स साइज नहीं होता होगा। कितने बड़े स्वॉर्म्स भी बन सकते हैं, छोटे स्वॉर्म्स भी होते हैं। इस समय जो भारत में टिड्डी दल का हमला है वो कोई एक ही रूट फॉलो कर रहा है या दूसरी तरफ से भी कोई एक और टिड्डी दल आ रहा है?
जो मैप के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की, जो अभी एक है जो झांसी तक भी पहुंच चुका है और कहा जा रहा है कि ये आगे उसके बाद आगरा भी आ सकता है, यानी उत्तर प्रदेश में आ चुका है। तो स्वॉर्म कितना बड़ा होता है, इसके क्या रूट्स हैं अभी भारत में? स्वॉर्म्स का जनरली 1 से जो 3 किलोमीटर वाले स्वॉर्म अभी आए हैं, अभी जो पास्ट में आए हैं 2 से 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक के भी स्वॉर्म आए हैं। लेकिन कभी कभी ये 10 से 12 किलोमीटर लंबे स्वॉर्म भी होते हैं। पूरा एरिया बिल्कुल, जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, कि पूरा एरिया बिल्कुल छाया जैसा बन जाता है। तो स्वॉर्म का साइज तो बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है दैट इज ऑलरेडी ऑन। ऐसा नहीं है, ये जो ब्रीडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो ब्रीडिंग चल रही है उनकी ऑलरेडी, और वो कभी भी फिर मूव कर सकते हैं। ऐसा एफएओ ने भी प्रेडिक्ट किया है इस बार कि ये जून के महीने में जो डायरेक्टली, इवन ये जो रेड सी वाला एरिया है, इधर से डायरेक्टली भी आ सकते हैं या लाइन बाउंड्रीज से होते हुए भी आ सकते हैं, मिडिल ईस्ट के थ्रू भी आ सकते हैं। तो ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एफएओ ने भी इस बात को प्रेडिक्ट किया है, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी वहां बिल्डअप हो रही है। वो आगे भी जून में भी है और जुलाई में भी आ सकते हैं। इसलिए हमें सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारी अभी भी खेत, मूंग और उड़द और बहुत सारी फसलें और सब्जियां हमारी खेतों में है। दूसरी बात है कि अभी खरीफ का सीजन हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसकी भी बुआई होने वाली है और उस पर भी काफी अटैक होने की संभावना है। तो हम लोग को मिलकर के काम करने की जरूरत है, केंद्र सरकार, भारत सरकार, सभी को मिलकर के काम करने की जरूरत है। जी, जो स्थिति इस समय है डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जैसे सोमालिया है, पाकिस्तान है, इन्होंने आपातकाल घोषित किया है, नासा लगातार नजर रख रही है, सैटेलाइट इमेजेस भेज रही है, ये बड़ा खतरा है। ईस्ट अफ्रीका से शुरू हुआ, कितने सारे देशों से होते हुए, 2 अलग अलग रूट लेते हुए, एक तो उधर अरब पेनिनसुला के ऊपर से गुजरा जो भारत में भी पहुंचा है। तो ये स्थिति इस समय, इसका आकलन भारत में या पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है वहां पर एक गंभीर स्थिति है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये जो जैसा अभी कहा डॉक्टर साहब ने कि जब इसका स्वॉर्म होता है तो 3 से 5 किलोमीटर का भी उसका स्क्वायर किलोमीटर की उसकी लंबाई हो सकती है, 10-15 किलोमीटर भी कहा है। लेकिन अभी हमने देखा अभी हाल में जो अफ्रीका में जो इनका अटैक है लोकस्ट का, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से चलकर वो सूडान और एक तरफ तो वहां गया, फिर उसमें तंजानिया, युगांडा इनको इम्पैक्ट किया, और स्वॉर्म वहां पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर के भी देखे गए हैं। तो कहने का मतलब देखिए, आप जब 2000 स्क्वायर किलोमीटर का स्वॉर्म होगा तो कितना व्यापक उसने डिस्ट्रक्शन वहां पर किया होगा। और हमारे देश में अभी तक तो हमने इतना बड़ा स्वॉर्म नहीं देखा है, लेकिन चिंता की विषय जरूर है। और इस समय अगर हमने कंट्रोल नहीं कर पाए तो मुझे ये इस है समय कंट्रोल करने के लिए क्या एक आपातकाल जैसी स्थिति यहाँ पे भी आपको लगता है कि उस तरह के मेजर्स लेने चाहिए? हरदीप पुरी ने ट्वीट करके, मंत्री जी ने ये कहा था कि इस बार पहली बार इस मेनेस से डील करने के लिए हम ड्रोन का, एंटी लोकस्ट ऑपरेशन में हम ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले हैं, पहली बार शायद ड्रोन और प्लेन। और राजस्थान में कुछ हो भी रहा है। मैं पढ़ रही थी कि बीके कारवा हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के, उन्होंने ये कहा कि लोकस्ट हमला जो हुआ है राजस्थान में, उसके लिए ड्रोन और प्लेन पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि ये एक इमरजेंट सिचुएशन है, ये इमरजेंसी के लाइक सिचुएशन है। और मुझे लगता है कि हमारा जो रिस्पांस होना चाहिए वो भी इमरजेंसी के प्रति जैसा होता है वैसा होना चाहिए। और इस सिचुएशन में क्योंकि जिस तरीके से फैल रहा है ये जो इसका लोकस्ट का अटैक, उससे नजर आता है कि वो हमारी कंट्रोल से जितना हम चाहते थे उतना शायद नहीं हो पाया, तभी इतना व्यापक उसका एरिया एक्सपेंशन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये इसको इमरजेंसी एक तरह की हमें भी माननी चाहिए। अगर पाकिस्तान और सोमालिया ने इमरजेंसी घोषित की है तो वैसे ही हमें भी इमरजेंसी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए वो अलग इशू है। लेकिन सिचुएशन आज ऐसी है कि वो हम उस दौर से गुजर रहे हैं जी, और हम नहीं चाहते कि ये और व्यापक स्तर पे आए। और इसलिए हमें इमरजेंट जो उसके डिसीजन होने चाहिए इमीडिएट रिएक्शन के लिए, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो एरोप्लेन्स हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर यूज करें या एसयूवीज यूज करें, लेकिन हमें इतना एफर्ट करना है कि वो और एक्सपैंड ना कर जाए और डीपर ना जाए और अंदर तक ना जाए। तो डॉक्टर सुशील, इसमें जो इमरजेंसी अगर ऐसी घोषित होती है और जो कदम उठाए जाते हैं वो तो क्या होने चाहिए? जैसे ड्रोन की बात की गई, प्लेन की बात की गई, स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स को, तो इनको अगर हम कहें कि हमें इनका मुकाबला करना है, इनको रोकना है, इनका जो हमला हो रहा है, तो क्या उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए? क्या किया जाता है? इनको आप कैसे रोके आगे बढ़ने से? इसमें जैसा शुरू में आपने बताया कि जो कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें आपने बताया कि ड्रम स्पीड करके या और दूसरे एकॉस्टिक मेथड से इसको हम भगाते हैं, एक खेत से दूसरे खेत की ओर भगा देते हैं। परंतु जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल में ही
11 पेस्टिसाइड्स को रिकमेंड किया है फॉर स्प्रेज ऑन द क्रॉप्स। पहले नहीं था, पहले इतने पेस्टिसाइड नहीं थे, उन्होंने 11 पेस्टिसाइड का लेवल क्लेम दिया है जो हम क्रॉप्स पे, जनरल क्रॉप्स पे डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो पेस्टिसाइड की संख्या बहुत ज़्यादा है, बदल बदल के उसका स्प्रेइंग कर सकते हैं ताकि उसमें रेजिस्टेंस भी डेवलप ना हो। दूसरी बात है कि जो डेजर्ट एरिया हमारी है उसके लिए भी 4 पेस्टिसाइड हैं जो एप्लीकेशन के भी हैं, कुछ डस्ट भी हैं। उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है, जिसको कि करने से हम समझते हैं कि आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी बात ये आती है कि ये पेस्ट एक्चुअली जो इंडियन साइड भी ब्रीड करता है, ऐसा नहीं इंडिया साइड ब्रीड नहीं करता है, परंतु हमारी एक टीम है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन और स्टोरेज के साथ काम करती है। बहुत पहले 1939 में ये LWO बना, जिस टाइम में बहुत ज्यादा ये लोकस्ट स्वार्म्स आते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में 1946 में मर्ज हो गया DPP के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी है। तो ये बॉडी भी काफी मेहनत कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम कर रही है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत तेजी से आ रहा है, एक के बाद एक आते जा रहे हैं। और ये रात के टाइम में कहाँ बैठते हैं, एकदम से स्वार्म आता है, रात के टाइम कहीं सेटल डाउन करते हैं, रात में ही सारे ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं, और डे टाइम में जैसे ही सनराइज हो रहा है ये बाहर निकल के उड़ने लगते हैं। तो करके एक ज्वाइंट टीम जो हमारी सेंट्रल टीम है और स्टेट टीम है और बाकी और भी जो इसमें सहयोग कर सकते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लोग मिलकर के कंट्रोल करेंगे। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर सुशील, ये आगे बढ़ने, ये जो वार्निंग सेंटर्स हैं, इनकी कोई मतलब आगाही होती है, किस तरह की चेतावनी दी जाती है, पहले से पता चलता है कितना बड़ा हमला हो सकता है, रोकने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं कि इसको हमले को थोड़ा आप स्लो डाउन करें? बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली, इनके पास एक गैजेट्स होते हैं, ई-लोकस्ट गैजेट है, जिसके थ्रू ये कंटिन्यूअस, ये अभी हम लोगों को पता चल रहा है, ये फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमेशा करते ही रहते हैं। 93 के बाद सबसे ज्यादा 93 में बड़ा आया था, इसी तरह का स्वार्म आए थे। उसके बाद से 2006-7 तक आया, उसके बाद से नहीं आया, पर ये टीम लगातार काम करती रही और ये लगातार, और हम लोग इंडिया जो है साउथ वेस्ट एशियन कमीशन है, स्वैक है, जिसके हम लोग मेंबर भी हैं और DLCC के भी मेंबर हैं। इसकी वजह से हमको FAO कंटिन्यूअस जो वार्निंग्स सारे जगह के डेटा को पूल करता है, जिसमें कि हमारे इंडिया है, पाकिस्तान है और ईरान है और अफगानिस्तान है। ये सारे डेटा को पूल करता है और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है वहाँ के भी डेटा को पूल करता है और एडवाइजरीज एवरी मंथली रिपोर्ट उनकी आती है। और इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर मीटिंग भी ड्यूरिंग समर सीजन्स एवरी मंथ बॉर्डर मीटिंग भी होती है, पुनाबाव में और खोखरा पार में, एक मंथ में इधर होती है, नेक्स्ट मंथ में उधर होती है। तो ये सारे अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं, इसलिए मुझे उम्मीद करता हूँ मैं कि ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सारे लोग मिलकर इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, ये यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि जो डेजर्ट लोकस्ट है, जिसका हमला हुआ है, जिस टिड्डी दल का, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है जो माइग्रेटरी पेस्ट होते हैं उनमें, और ये लोगों की जीविका पे, फूड सिक्योरिटी पे, एनवायरनमेंट है या आर्थिक जो विकास है, इन सब पर एक बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा ख़तरा है, और ये 26 सालों में सबसे बुरा है ये टिड्डी दल का जो हमला है। तो किस तरह की बर्बादी के हमारे सामने इस समय आपको लग रहा है कि है, क्योंकि ये भी हम देख रहे हैं जो जानकारियां हैं कि एक अडल्ट लोकस जो होता है, एक वयस्क टिड्डा जो होता है, वो इतनी ज़्यादा तादाद में खाने को बर्बाद करता है। एक बड़ा स्वॉर्म है तो वो करीब 35,000 लोगों के बराबर खाना खा सकता है अगर एक बड़ा स्वॉर्म है। तो तब कितना बड़ा ये डिस्ट्रक्शन और डिज़ास्टर हमारे सामने इस समय खड़ा है। देखिए, FAO ने बहुत सालों से इसको मॉनिटर किया है और वो रेगुलर उस पे गैप पर वो एक तरह का अलर्ट इशू करते रहते हैं। और अभी भी जब दिसंबर में भारत में अटैक हुआ था, हालांकि इतना बड़े स्तर पे नहीं था, तो उस समय भी FAO की वार्निंग्स थी, FAO ने अलर्ट किया था। FAO ने ये भी कहा था कि इस साल मई और जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीजन हमारा, बल्कि इसका नॉर्मली देखा गया कि लोकस जुलाई और अक्टूबर के बीच में आता है, जबकि मानसून सक्रिय होता है। लेकिन इस बार जल्दी आया है
क्योंकि हम जानते हैं वेदर एनोमलीज दुनिया भर में जो हुई हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अलर्ट हमें किया था और इसके लिए प्रोटोकॉल लेड आउट है। मैं जानता हूँ, बहुत सालों से मैं देखता आया हूँ कि क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो इंटरनेशनली मतलब वो पूरे सेट है और वो हमें भी फॉलो करने चाहिए भी थे। और ये जो जिस तरीके से कंट्रोल की हम बात करते हैं वो अभी तक कंट्रोल होना चाहिए था। लेकिन जो दूसरी बात आपने की है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इसका कितना व्यापक नुकसान हो सकता है। आपने खुद बताया है कि जब ये बड़ा स्वाम अगर आता है तो वो 35,000 लोग जितना खाना खाते हैं उतना खाना वो किसी भी एरिया में जहां भी ऑपरेट करता है, जहां भी अटैक करता है, वहां वो चटक कर जाता है। मेरा ये मानना है कि इसका अगर ये वाकई ही जिस तरीके से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, बहुत लोग जैसे एफओ एंटिसिपेट कर रहा है, अगर वैसा अगर हमला होता है भारत के ऊपर इसका और हम कंट्रोल शायद नहीं कर पाते हैं, तो हम ये मान लें कि ये जो अटैक होता है, ये ड्राउट जो सूखा पड़ता है उससे भी बहुत सीरियस होता है। क्योंकि सूखे में तो कुछ महीने लगते हैं, आपको कुछ टाइम लगता है जब आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट और ज्यादा देखते हैं, जब फसलों का नुकसान होता है। जी। और लेकिन इसमें तो आप देखिए कुछ मिनटों में ही वो फसल की पूरी सफाई कर देते हैं और इतनी सफाई करते हैं कि पेड़ भी जो है वो साफ कर देते हैं। कई तो पेड़ जो है वो उसके भार से ही गिर जाते हैं जितने वो उस पे कीड़े बैठते हैं। तो इससे हमें पता चल सकता है कि कोई भी ग्रीनरी हो, श्रब्स हो, हॉर्टिकल्चर के ट्रीज हो या दूसरे ट्रीज हो, सबको वो सफाया कर तो देता है। तो मुझे हरियाली बताइए पे इससे ज्यादा और खतरा क्या जहां हो भी सकता है? हरियाली होगी वहां पे हमला होगा, हरियाली पर ये हमला करते हैं हमले। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अभी अपने चैनल पे, हरियाली, खेत, बागीचे, इन तमाम जगहों तो जाएंगे ही, पर डॉक्टर सुशील, ये रेजिडेंशियल जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ भी इनको आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते। उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों के घरों में भी अगर जाएं, मतलब इसके पहले ही लोग बड़े परेशान हैं कोविड-19 से, तो हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं क्या लोगों को, इंसानों को? इसका भी खतरा है। कई जगह की तस्वीरें आई हैं लोगों के घरों में अगर घुस आए और रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं तो। ये बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अगर रेजिडेंशियल एरिया में अगर स्प्रे करनी होगी, ये प्योरली इंसेक्टिसाइड को हम स्प्रे करने जा रहे हैं और इंसेक्टिसाइड निश्चित रूप से ये हेल्थ के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही समझदारी से यहाँ पर स्प्रे करने की जरूरत होगी। चीज़ों को बचाते हुए इसको करना होगा, या तो इनको वापस से कोई भी तरीके से लोगों के ऊपर ना आने पाए, क्योंकि ये नॉर्मल इंसेक्टिसाइड नहीं है, इंसेक्टिसाइड टॉक्सिक है और ये चूंकि इंसेक्ट का बॉडी साइज भी बड़ा है तो इसके लिए इसका जो लीथल डोज भी थोड़ा ज्यादा। सो कोई भी इंसेक्टिसाइड, जो भी 11 इंसेक्टिसाइड जो रिकमेंड है, वो कोई भी इंसेक्टिसाइड डालेंगे निश्चित रूप से हेल्थ के लिए प्रॉब्लम करेगा। इससे बचने की जरूरत है, समझदारी से स्प्रे करने की जरूरत है। हाँ, पर अगर ह्यूमन कांटेक्ट में आता है तो खुद जो ये टिड्डे हैं उनसे भी किसी तरह का, एक तो पेस्टिसाइड का बहुत बड़ा, इंसेक्टिसाइड का बहुत बड़ी एक समस्या होगी कि आप फसलों पर, पेड़ों पर ये छिड़क रहे हैं, तो ह्यूमन कांटेक्ट उससे जो होता है वो खतरा। दूसरे हेल्थ इश्यूज खुद ये टिड्डी दल से, और उसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे कि जो आप अपने बाग बगीचे में आमतौर पे लोग देखते हैं, टिड्डा जब आप शब्द सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि वो जो आमतौर पे एक लोकल ग्रास हॉपर होता है हरे रंग का, तो एक उस तरह का, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये जो डेजर्ट लोकस्ट है? इनमें तो बेसिकली जो ग्रास हॉपर्स होते हैं ये एक ही ऑर्डर के, एक ही है, एक ही ग्रुप के हैं ये। पर दोनों में अंतर ये है कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज जो डेजर्ट लोकस्ट है, ये माइग्रेटरी नेचर का होता है। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें एक प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये माइग्रेट करने की इसमें क्षमता बढ़ जाती है। और ये इन सर्च ऑफ फूड, ये एक पार्ट ऑफ ग्लोब से दूसरे पार्ट ऑफ ग्लोब में ये ट्रेवल करते हैं। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जो ये मेनलैंड की तरफ बढ़ गए हैं, आगे की ओर बढ़ गए हैं, ये आगे अपनी जनरेशन नहीं बढ़ना पाएंगे, क्योंकि इनको कुछ भी हो, इनको सैंडी सॉइल की जरूरत पड़ेगी या बहुत ही सैंड की जरूरत पड़ेगी, पूरे मॉइस्चर की जरूरत पड़ेगी। हम समझते हैं मॉइस्चर तो इनको मिलेगा पर सैंड नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से ये सेल्फ डाइंग पॉपुलेशन हो जाएंगी। काफी हद तक पॉपुलेशन सेल्फ डाइंग है, और लेकिन कुछ इसमें से पॉपुलेशन ये वापस फिर बैक होकर के राजस्थान की ओर ही मूव करेगी। अल्टीमेटली ब्रीडिंग के लिए, जो समर में ब्रीडिंग होगी इनकी, जब रेंस आएगा उसके बाद ये ब्रीडिंग के लिए उधर ही जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी समझदारी की जरूरत है, स्पेशली जो घरों में आ रहे हैं, इसमें जो भी प्रोटेक्टिव गियर्स का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए कायदे से, और वार्निंग्स पहले से इशू करने चाहिए, जितने भी रेजिडेंट्स पता होना चाहिए यहाँ पर ये प्रोसेस होगा।
तो इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो अब अगर ये झांसी तक है, अब उसके बाद इसका जो रूट दिख रहा है ये भी है कि जो बड़े शहरों में, अगर मेन शहरों में भी आए, तो आपको लग रहा है कि इस समय किस तरह की वार्निंग की, चेतावनी की पहले ही ज़रूरत है? लोगों को बताना चाहिए कि सिर्फ बाग बगीचे के अलावा अगर लोगों के रिहायशी इलाकों में और शहरों में अगर हो तो कैसे प्रिकॉशन लें, क्या करें? देखिए, शहरों में क्रॉप तो है नहीं, ये तो मजबूरी में वो जब वो थक जाते हैं या कोई कारण से वो बैठ जाते हैं। अदरवाइज वो बेसिकली दे आर जस्ट इन सर्च ऑफ फूड, वो उसके लिए वो मूव कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बैठे, लेकिन फिर भी वो उड़ करके अल्टीमेटली वो ग्रीन एरिया में ही जाएंगे। और यहाँ पर जरूरत है कुछ प्रोफिलैक्टिक, जैसे जैसे आपकी क्रॉप है, जैसे फार्मर्स की हमारी क्रॉप है, वेजिटेबल लगा या ग्रीन क्रॉप लगी हुई है, तो उसमें जैसे नीम है, जो रिसर्च में पहले के भी रेफरेंसेस बहुत हैं इस पे, कि जो नीम का स्प्रे जहाँ पर करते हैं वहां पर काफी हद तक क्रॉप को हम बचा सकते हैं। तो कुछ ऐसे सेफर इंसेक्टिसाइड जो कि हमारे बोटानिकल्स, उसको आप अगर स्प्रे कर देते हैं तो एटलीस्ट एंटीफिडेंट का काम कर जी। सकता है और रिपेलेंट का भी काम करता है। तो उन उन फसलों को अब हम कुछ हद तक बचा सकते हैं। जी। देवेंद्र शर्मा जी, ये 26 सालों में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा हमला है टिड्डी दलों का। पहले भी होते रहा है, ये ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा है, ये एक प्राकृतिक आपदा एक तरह से है। तो आप ये बताएं कि इस बार ऐसा क्या था जो ये इतना बड़ा, मतलब किस तरह के कंडीशंस थे जो फेवरेबल इनके लिए कंडीशंस होते हैं, इनकी जो ब्रीडिंग होती है, तो ये जो इतना बड़ा हमला इस दफ़ा हुआ है, अब ईस्ट अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई और यहाँ हिंदुस्तान के भी कई शहरों में हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में तो हुआ ही है, तो सब कॉन्टिनेंट में भी यहाँ तक भी पहुँचा है। इस बार इतनी गंभीर समस्या जो ये बनी, इसकी वजह क्या है? डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, आप हमें सुन सकते हैं? तो देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस समय नहीं जुड़ पा रहे हैं, पर डॉक्टर सुशील, क्या आप इसकी वजह, ये जो इतनी तेज़ ब्रीडिंग हुई है या ये हमला इतना ज़्यादा गंभीर है और बड़ा है, इसकी क्या वजह, किस तरह का इनको, इनके माकूल माहौल जो है, इनके अनुकूल जो माहौल है वो मिला के ये हमला इतना बड़ा हुआ जो 26 सालों में सबसे बुरा माना जा रहा है? इसका जो मुख्य कारण था, जो लास्ट ईयर भी स्प्रिंग सीजन में अच्छी बारिश हुई थी और लास्ट ईयर समर सीजन की बारिश भी अच्छी थी और विंटर रेंज भी आई थी, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस ब्रीडिंग प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर लास्ट ईयर भी रहा। और लास्ट ईयर इसलिए हमारे कंट्री में भी इंटर किया था लास्ट ईयर भी, और उसकी वजह से जो लास्ट ईयर की जो बिल्डअप पॉपुलेशन थी, इस साल भी स्प्रिंग सीजन में अच्छी बारिश हो गई, जिसकी वजह से इसको एक बहुत ही कंजीनियल इन्वायरमेंट मिला और जिसकी वजह से ब्रीडिंग बहुत ही फास्ट हो गई। और पर स्क्वायर मीटर एरिया में, गिवन एरिया में काफी संख्या में इसके हॉपर्स डेवलप हो। जैसा मैंने पहले भी बताया, जब हॉपर्स की संख्या बढ़ जाती है तो ये स्वार्मिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हॉपर्स की संख्या कम रहती, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो हॉपर्स की संख्या कम होगी, तो ऐसे केस में ये सॉलिटरी फेज में रहता है और सॉलिटरी फेज में मूव नहीं करता। लेकिन चूंकि इनको बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन इस साल मिला, जिसकी वजह से ये भारी संख्या में कन्वर्ट होकर के आगे की ओर मूव किए। और जैसा कि मानसून का भी प्रेडिक्शन है, इस बार अच्छा मानसून आने की संभावना है, तो इसलिए उम्मीद है आगे भी ये प्रॉब्लम इस साल रहेगी। जी, देवेंद्र शर्मा जी, आप हमें, उम्मीद करते हैं कि सुन पा रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रही हूँ। एक तो मैं पूछ रही थी कि क्या इस समय वजह है कि इतना बड़ा ये हमला रहा, तो वो बता रहे थे डॉक्टर सुशील, पर ये जो स्वॉर्म है, जिसका ये टिड्डी दल का जो हमला है भारत में अभी, तो बड़े सारे लोग जो देख रहे हैं और तमाम लोगों को ये लग रहा होगा सवाल कि क्या ये टिड्डी दल एक है जो कि लगातार एक रूट फॉलो कर रहा है और वही चल रहा है, या ये जो स्वॉर्म है ये और भी कई रास्ते से आ रहा है? अभी ये भी खबर आई कि जो मौजूदा ये स्वॉर्म है वो 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा है जो हमारे देश में घुसा है, तो वो एक ही रास्ता फॉलो कर रहा है या आगे मतलब कहीं और से भी प्रवेश कर सकते हैं? कैसे, क्या समझें इस पर हम? देवेंद्र जी, आप हमें सुन पाते? तो इस समय कोई एक समस्या है, पर छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूँगी डॉक्टर सुशील, कि ये स्वॉर्म का रूट एक ही रूट है और भी रूट्स हो सकते हैं? अभी जो है वो 2.5-3 किलोमीटर का लंबा स्वॉर्म है जो भारत में एंटर किया है, वही एक रूट फॉलो करते रहेंगे? वो क्या, कैसा रहता है मामला?
नॉर्मली जो अभी तक ट्रेंड रहा है पास्ट में, जो पिछले कई सालों से, 50 सालों से, 60 सालों से जो एक्सपीरियंस था अपनी कंट्री में, ऑलमोस्ट यही पैटर्न था। ये हमारा राजस्थान और गुजरात से स्टार्ट करते हैं, फिर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बाकी बियॉन्ड दैट ये मूव करते हैं। पैटर्न ऑलमोस्ट यही रहता है, डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी। अगर बहुत ज्यादा संख्या में अगर आते हैं तो इनको ग्रीन, जैसे ग्रीन मिलता रहेगा तो उतना ही होल्ड हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर इनको आगे नहीं, अगर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है तभी ये आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि जो टीम काम कर रही है आगे, इससे आगे बढ़ने की उम्मीद लगती नहीं है आगे। ठीक है जी, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर सुशील और देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। धन्यवाद आपका ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि ये जो टिड्डी दल का हमला है वो कितना घातक है, उससे किस तरह नुकसान हो सकता है कृषि क्षेत्र को। ये हमला जो है 26 सालों में सबसे बुरा हमला है, और इससे क्या आप सावधानियां बरत सकते हैं या किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरह से ये भी एक ऐसी स्थिति है, आपातकाल जैसी स्थिति, जिसमें उसी तरह के कदम उठाने चाहिए अपनी फसलों को अगर बचाना है तो प्राइम टाइम में इस समय हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक दूसरी खबर पे आएंगे। क्यों पुलिस कार्यकर्ताओं को, अलग अलग लोगों को जो गिरफ्तार कर रही है, उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। पिंजरा तोड़ के 2 कार्यकर्ताओं को दोबारा गिरफ्तार किया गया बेल मिलने के बाद भी, आखिर क्यों। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में एक बार फिर। हमारे पास जामिया से एक मैसेज आया है शिफाउर रहमान की पत्नी नूरीन का। आरोप है कि शिफाउर रहमान पर दिल्ली दंगों को भड़काने का या उस दौरान मामले को भड़काने का गलत आरोप लगाया गया है। जो ये शख्स हैं वो जामिया ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आरोप है कि उनके साथ बर्बर बर्ताव किया जा रहा है। तो ये जो है ये बस एक कहानी है। इस तरह के आरोप, इस तरह के कई आरोप कई परिवार लगा रहे हैं, और जिसकी वजह से कई परिवारों को मुश्किल झेलनी पड़ रही है। पिंजरा तोड़ एक ऐसी संस्था है जो दिल्ली और भारत के दूसरे शहरों में जो महिला स्टूडेंट्स हैं, महिला छात्र हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं, उनकी समस्याओं, हॉस्टल में रह रही लड़कियों पर पाबंदियों के खिलाफ बनाई गई थी। इसकी 2 कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल और दिवांगना कालता को फरवरी में हुए CAA विरोध प्रदर्शन में अब गिरफ्तार किया गया है। अब फरवरी के बाद अब गिरफ्तार किया गया है, और जब उन्हें अदालत में बेल मिल गई इस मामले में, तो क्राइम ब्रांच दूसरे आरोप के साथ तैयार थी, दंगे भड़काने के आरोप के साथ, और एक मामले में बेल मिलते ही दोबारा उनकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस की तरफ से इस तरह के विवादास्पद और मनमाने कदमों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 30 साल की नताशा नरवाल और 32 साल की देवांगना कालिता, दिल्ली पुलिस ने शनिवार शाम दोनों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के इस विवादास्पद कदम पर कई सवाल उठ रहे हैं। दोनों ही JNU की छात्राएं हैं और महिलाओं के एक समूह पिंजरा तोड़ की सदस्य हैं। पिंजरा तोड़ संगठन कॉलेज की छात्राओं के अधिकारों के लिए काम करता है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर की गई। पहले उनके खिलाफ सरकारी कर्मचारी के सरकारी कामकाज में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी को उसके काम से रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल करने जैसे आरोपों में केस दर्ज किए गए। पुलिस ने एंटी CAA प्रोटेस्टर्स को लेकर कई गिरफ्तारियां की हैं, और ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। इन महिलाओं को 3 महीने बाद क्यों गिरफ्तार किया गया? अहम ये भी है कि इन महिलाओं पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके लिए पुलिस के पास क्या सबूत हैं। हैरानी की बात यह है कि जाफराबाद पुलिस की FIR में सरकारी कर्मचारी पर हमला करने या ताकत का इस्तेमाल करने का जिक्र नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि ये 2 कार्यकर्ता प्रदर्शन की अगुवाई करने वालों में थीं, जिन्होंने महिलाओं और बच्चों को सड़क पर बिठाकर ये प्रदर्शन कराया। FIR में कहा गया है कि उन्होंने ट्रैफिक रोका और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नारे लगाए। जब ये मामले अदालत में गए तो जज ने आरोपियों को जमानत दे दी। जज ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हिंसा या हमले के कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए, और ये भी कहा गया कि आरोपी NRC और CAA के खिलाफ सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे और किसी भी तरह की हिंसा में शामिल नहीं थे, और ये कि वो पुलिस के साथ जांच में सहयोग देने को तैयार हैं। लेकिन जज ने जैसे ही मौखिक तौर पर कहा कि वो जमानत देने जा रहे हैं, कोर्ट में मौजूद क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी की याचिका दायर कर दी। इसमें उनके खिलाफ हत्या,
हत्या की कोशिश, दंगे और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए। पुलिस ने इसके तहत 14 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन जज ने महज 2 दिन की पुलिस हिरासत की इजाजत दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इस एफआईआर में दोनों कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोपों से जुड़े सबूतों का भी जिक्र नहीं किया गया। इस एफआईआर में कहा गया, भीड़ ने जाफराबाद में पुलिस के निर्देशों का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ तमंचों का इस्तेमाल किया और निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को निशाना बनाने के लिए पुलिस ने ऐसे ही तरीके इस्तेमाल किए हैं। जामिया की छात्रा सफूरा जरगर को तो पुलिस ने हिंसा की साजिश के आरोप में तब गिरफ्तार किया जब वो 3 महीने की गर्भवती थी। जाफराबाद प्रोटेस्ट के मामले में सफूरा को जमानत मिल गई, पर पुलिस ने फौरन उन्हें एक दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। सफूरा की जमानत की सुनवाई के दौरान जज ने पुलिस के जवाबों को सतही और एक तरह से आधारहीन बताया। इस सुनवाई के एक दिन बाद पुलिस ने सफूरा पर एंटी टेरर लॉ यूएपीए का चार्ज लगा दिया। सफूरा जरगर की बहन सामिया जरगर ने एनडीटीवी को बताया कि उनके परिवार में सभी लोग परेशान हैं। हमें जल्द ही न्याय के लिए अल्लाह और देश की न्यायपालिका पर विश्वास है। तिहाड़ में उन्हें जेल मैनुअल के हिसाब से खाना मिल रहा है। कोरोना के कारण हम उनसे नहीं मिल पाए हैं, जिससे हमारी चिंता और बढ़ी हुई है। पुलिस ने सफूरा जरगर के साथ जामिया मिलिया के ही छात्रों मिरान हैदर, शिफाउर रहमान और आसिफ इकबाल तन्हा को भी गिरफ्तार किया है। इन सब पर भी वैसे ही आरोप लगाए गए हैं। इन सभी के वकील सरीम नावेद ने कहा कि पुलिस के पास आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसमें पुलिस कह रही है कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन को मिली कुछ दंगे खत्म होने के हफ्ते 10 दिन बाद। मतलब कुछ लोग जो कि 2-3 साइट पे गए थे, ये कह रहे हैं कि वो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे प्रोटेस्ट को, कि दंगे भड़काने में उनकी एक साजिश थी। इस इन्वेस्टिगेशन को चलते हुए तकरीबन 2.5 महीने तो हो ही गए हैं। अब तक ऐसा कोई प्रूफ सामने नहीं आया है जिससे कि उनकी थ्योरी जो है वो साबित हो रही हो। इस बीच पुलिस के इस मनमानी कार्रवाई के खिलाफ कई छात्र संगठन और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सामने आए हैं। दिल्ली में एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपने आकाओं के इशारे पर शांतिपूर्ण आंदोलनों को बदनाम करने और निर्दोष लोगों को परेशान करने में जुटी है। ऑलरेडी समाज जो है एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है, लेकिन लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, बात करने वाले जो ये विद्यार्थी हैं, उनको इसलिए टारगेट किया गया है ताकि सरकार की नाकामियों पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके, कोई ये ना पूछ सके कि भाई कैसा ट्रेन चला रहे हैं, जाना है गोरखपुर, पहुंच जा रहा है उड़ीसा। आप कह रहे हैं कि लोगों को पटरियों पे नहीं चलना चाहिए, पटरी पे सो गए इसलिए उनकी मौत हो गई, लेकिन जो ट्रेन से आ रहे थे, जिस ट्रेन को 24 घंटे में पहुंचना था, वो ट्रेन जो है 110 घंटे में पहुंची और उसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके। कोई ये ना सवाल खड़ा कर सके कि आज भोपाल में पीपीई किट पहनने के चलते 5 स्वास्थ्य कर्मी बेहोश हो गए, जिन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए थाली बजाए थे तमाम। एनडीटीवी ने डीसीपी नॉर्थ ईस्ट वेद प्रकाश सूर्या और क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर बीके सिंह से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस मसले पर कोई जवाब नहीं मिल पाया। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।